नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, कंसेप्चुअल सीरीज में जो हमने कहा है आपको टारगेट 60 डेज का है और आज हम लोग 4th लेक्चर में पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से कंसेप्चुअल सीरीज में हम लोगों को क्या कराया जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट। आगामी आपका एलपी का पेपर हो, ग्रुप डी का पेपर हो, जेई का पेपर हो या फिर टेक्नीशियन, इवन आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो या आप एसएससी या पीसीएस तक के पेपर में अगर आप बैठ रहे हैं, और साइंस का तो वेटेज है ही मेरे भाई। और इस कंसेप्चुअल सीरीज में मैं वो सारी चीजों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट का नहीं लिया हूं जिसमें आपको मजे आते हैं। मैंने यहां पे वो सारी चीजों को लिया है जो आपका कंसेप्ट ओरिएंटेड होगा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपका डिजीज में आपका जेनेटिकल डिजीज का पूरा कंसेप्ट दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा आपका सेल चैप्टर में जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का कंसेप्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है उसमें कौन से एंजाइम, मैट्रिक्स, मतलब वो सारी चीज, क्रिस्टल का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको दिया। फिर आपको मैंने न्यूक्लियस में आपका डीएनए और आरएनए का फुल कंसेप्ट दे दिया हूं। और आज हम लोग वायरस के, पहले तो हम लोग वायरस के बारे में समझेंगे, ठीक है। वायरस कार्य कैसे करता है और वायरस से होने वाले सारे डिजीज भी मैं आपको याद करवा दूंगा। तो अब देखिए, मेरा काम यहीं पे खत्म होगा डिजीज से रिलेटेड अगर बात कर लिया जाए तो। सेल चैप्टर भी मैंने कंसेप्चुअली खत्म कर दिया हूं। बाकी मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर आपने पहला लेक्चर, दूसरा और तीसरा देखा तो आप समझ पा रहे होंगे कि चीजें कैसे कंप्लीट कराई जा रही है। क्योंकि यहां मैं अगर हल्की हल्की चीजें कराऊं आपको बहुत मजे आएंगे और आपको लगेगा कि भाई जो बताने वाला वो भी बहुत अच्छे से बता पा रहा। लेकिन मैंने टिपिकल चीज लिया हूं, बहुत कम सब्सक्राइबर है, व्यू कम है, इसके बावजूद भी, क्योंकि मजे मजे वाली चीजें नहीं करनी है भाई। क्योंकि जहां से सिलेक्शन होगा वही सारी टॉपिक इस 60 डेज में, मतलब वो सारे टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे जिसको पढ़ने में आपको सर में दर्द होता है। जो अगर सर में दर्द हो रहा है इट मीन्स आप सही रास्ते में है भाई, सही चीजों को पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इजी चीजें छोड़ दीजिए, इजी चीजें तो आपको करनी है, लेकिन फाइनल जो आपका मेरिट बनेगा यही कंसेप्चुअल सीरीज से ही बनेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंसेप्चुअल सीरीज 4, पहला, दूसरा, तीसरा आप जरूर से देख लीजिएगा। आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, अब आपको लग रहा होगा इतना छोटा सा चैनल भाई, 4000 5000 सब्सक्राइबर, व्यू कुछ सैकड़ों में है, संख्या बहुत कम है, इसके बावजूद पेड कोर्स में जुड़ना क्या फायदेमंद होगा। हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी है, और कोई डाउट है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, ऑलरेडी ये हम लोगों का चैनल है भाई। हमने जब तैयारी की, जब हमने पेपर क्वालिफाई किया, पीटी मेंस मतलब सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको, और मैंने फ्री पढ़ाया भी इसी चैनल पे। लाखों स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, लेकिन लाखों में सिलेक्शन नहीं, हजारों में भी नहीं, सैकड़ों में सिलेक्शन हुई है। और इसको फिर डेडिकेटेड झारखंड स्पेसिफिक कर दिया हूं। और ये चैनल पे जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस बार 15 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और मैंने शेयर भी किया है उनका सारे चीजों को। तो बाकी आप कंटेंट देखिएगा तो आपको समझ में। अब आ जाइए, हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं बिना लेट के हुए। देखिए भाई, हम लोगों को पता है डिजीज में क्या क्या पढ़ना है। तो एक तो ऐसा डिजीज है जो आपका अनुवांशिक रोग होता है, मतलब जो जेनेटिकली आपके माता पिता से, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये आपका रोग क्या होता है, ट्रांसफर होता है, जिसका कोई भी इलाज नहीं है। और मेन मैंने आपको ये पूरा अच्छे से आपको समझाया भी है। कुल कितने डिजीज इसमें पढ़ने हैं, 7 डिजीज पढ़ने हैं। सातों में मैंने आपको बताया था 2 भाग में बांट करके। इसमें मेनली जो आपका अनुवांशिक रोग होते हैं, इसमें क्या चीज में दिक्कत आता है, आपका गुणसूत्र में, यानी क्रोमोजोम में। अब क्रोमोजोम की बात हो गई तो 2 प्रकार के गुणसूत्र थे आपका, एक था ऑटोजोम और एक है आपका एलोजोम बोल लीजिए, या हेट्रोजोम, सॉरी, या फिर हेट्रोजोम बोल लीजिए, या फिर सेक्स क्रोमोजोम बोल लीजिए। ऑटोजोम में जब प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको 3 प्रकार के डिजीज का नाम मैंने बताया था, पटाओ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। और जब आपके सेक्स क्रोमोजोम में दिक्कत आ जाती है तो 4 डिजीज मैंने बताए थे, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और आपका टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अब इसमें क्रोमोजोम की संख्या, क्या पेयरिंग होता है, कौन से पेयरिंग में दिक्कत आ जाती है, पूरा डिटेल में चीजों को समझाया। अब हम लोगों का क्या काम है, यानी ये तो पूरा मैंने आपको करवा दिया भाई, ठीक है, पूरा का पूरा मैंने करवाया है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं नोट्स में, अनुवांशिक रोग, एक एक चीज मैंने किया भाई। पहले मैंने आपको बताया क्रोमोजोम के बारे में, ऑटोजोम क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम यानी एलोजोम या हेट्रोजोम क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने पहले बताई।
फिर बाइफर्केट करवाया, क्योंकि यहीं से भी तो आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ये क्वेश्चन देके पूछ लेगा या ऑटोसोमल डिजीज है या फिर सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है। भाई जेनेटिकल डिजीज में भी ये कौन सा क्रोमोसोमल डिजीज है, सेक्स या फिर ऑटोसोमल, ठीक है। इसके बाद फिर एक एक करके हमने खोला, कलर ब्लाइंडनेस, फिर हेमोफीलिया, फिर क्लीन फिल्टर, फिर रनर, फिर ये तीनों को बारे हम लोगों ने पढ़ा। अब बारी है हम लोगों की कौन सा डिजीज, तो वो डिजीज जो आपका संक्रामक डिजीज होगा। देखिए एक ऐसा डिजीज जो हम लोग एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है, जो एक तो होगा एक्वायर्ड करने में जिसमें हम लोग संक्रामक एक पार्ट बांटेंगे और एक होगा असंक्रामक, मतलब हमारे लाइफ स्टाइल खान पान के कारण जो डिजीज होते हैं। अब संक्रमण में मेन जो हम लोगों का डिजीज हम लोग आज समाप्त कर रहे हैं, वायरस डिजीज। भाई देखिए अब बैक्टीरिया डिजीज, प्रोटोजोआ, फंगल डिजीज मैं नहीं कराऊंगा, यूट्यूब पे मैंने करवा रखा है, शानदार वे में नोट्स दे रखा है एप्लीकेशन में। आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो आप वहां से कर लीजिए, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं आपको लिंक एप्लीकेशन का मिल जाएगा एकदम मिनिमम कॉस्ट में। CBT 1 CBT 2 की भी तैयारी हो रही है और CBT 1 केवल साइंस की भी है। लेकिन मेरा काम था ये वायरस डिजीज इसीलिए करवाना है क्योंकि कंसेप्चुअली चीजें यहाँ पर है। और कैस्ट अब जो पैटर्न है आप डिजीज पढ़ लेते हैं, इसके बावजूद भी आपके क्वेश्चन सही नहीं हो पाते, अब इस वीडियो के बाद सही हो पा रहे, और क्यों नहीं हो पा रहे थे वो भी आपको समझ में आएगा। तो भाई अब यहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है ये सब चीजों में, इसमें बस रटना था, इसीलिए यहाँ पे समझना है और यहाँ समझना है, इसलिए मैं इन पे फोकस कर रहा हूँ। अब अगला कंसेप्चुअल सीरीज 5 जो आएगा उसमें हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी होगा वो मैं कर दूंगा। तो भाई पहला चीज तो क्लियर कि पढ़ना क्या है हम लोगों को। देखिए ये सब सॉलिड वे में आपको, देखिए इसी प्रकार से सारी चीजें मैंने आपको दी है भाई, ठीक है ना एकदम। अभी ये देखिए आपका बीपीएससी का पेपर था, बीपीएससी का कोई टीआरई का पेपर था आपका, सुपर फीमेल से आपका क्वेश्चन पूछा था और इसका स्ट्रक्चर आपका पूछ लिया गया था, बहुत शानदार वे में क्वेश्चन। और यकीन मानिए भाई आप चले जाइए, मुझे नहीं लगता बहुत कम टीचर होंगे जो आपको पढ़ाए होंगे। तो चलिए खैर इन सब चीजों को छोड़ आगे बढ़ते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा कंटेंट क्या है। हम लोग पढ़ने वाले हैं वायरल डिजीज के बारे में, यानी कि वायरस को पहले समझेंगे, ठीक है। चलिए भाई अब देखिए मैं लिखूंगा कम क्योंकि मैंने नोट्स ले आया है। अब एप्लीकेशन में जैसे पढ़ाता हूँ वैसे तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि समय अधिक लगेगा ना, कम समय में चीजें आपको अधिक मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए वायरस के बारे में एक एक पॉइंट हम लोग, पहले मैं आपको बता दूं वायरस हम लोग पढ़ने वाले हैं। वायरस का अर्थ यानी कि हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, विषाणु, ठीक है। तो अगर आप इसको पहले थोड़ा सा समझने की कृपया करेंगे, कष्ट करेंगे, तो इसको तोड़िए भाई, क्या है, विष जोड़ अणु है, ठीक है। यानी विषाणु का मतलब क्या है, आपके बॉडी में किसके अणु आ रहे हैं, विष आ रहे हैं भाई, यानी जहर आ रहा है। यानी इस वायरस क्या है भाई, एक प्रकार का जहर, एक प्रकार का विष है जो आपका जानलेवा हो सकता है आपके लिए। अदरवाइज इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वैक्सीनेशन कराने पड़ते हैं, टीके लेने पड़ते हैं। अब वो वैक्सीनेशन, टीके वगैरह सब चीज यहाँ पे कवर होगा। तो सबसे पहले जो वायरस होता है वो वायरस कैसा होता है, तो यह अकोशिकीय जीव होता है। अकोशिकीय जीव मतलब असेल्युलर या फिर बोल सकते हैं नॉन सेल्युलर, ठीक है ना, नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। चलिए मैं लिखूंगा नहीं भाई क्योंकि समय लगेगा लिखने में, एक एक करके यहाँ पे पॉइंट उठाते हैं और समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, वायरस क्या है, एक नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी अकोशिकीय जीव है, यानी बिना कोशिका वाली जीव है। पहला पॉइंट तो यानी यहाँ पे कोई कोशिका उपस्थित नहीं है वायरस में, ठीक है। जो आपने सेल चैप्टर पढ़ा ना, तो यहाँ पे कहा गया कि वायरस में कोई भी कोशिका यानी कि कोई कोशिका इसमें उपस्थित नहीं है, यानी नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी अकोशिकीय जीव है। अब इसके खोज से आपका क्वेश्चन बनता है, खोज से क्वेश्चन ये बनता है कि इसके खोजकर्ता कौन है, तो इवानोव्स्की है, ठीक है। इवानोव्स्की साइंटिस्ट है और इन्होंने तंबाकू का जो वृक्ष होता है उसमें चितकबरा रोग करके ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना। तो उसमें जो है ना मोजाइक रोग जिसको बोला जाता है, तंबाकू के मोजाइक रोग, यानी कि तंबाकू मोजाइक वायरस जो है, ये पहला वायरस का खोज किया था इन्होंने, ठीक है। तो फर्स्ट वायरस भी अगर आपको बोल दिया जाए तो फर्स्ट वायरस क्या है, टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। किसने खोजा था, इवानोव्स्की ने खोजा था, ठीक है। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़े। वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस। कई बार सवाल आपके पूछे जा चुके हैं। अब वायरस होता है क्या, तो वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है। मतलब क्या है, देखिए वायरस जो है अगर अभी इन्वायरमेंट में है, जैसे आपके पास अगल बगल में अगर वो वायरस होगा तो वो डेड स्टेज में होगा, ठीक है। जैसे ही अगर ये किसी भी सजीव जीव के अंदर चला जाता है तो ये क्या बन जाता है भाई, ये भी सजीव हो जाता है, मतलब कि ये भी जीवित हो जाता है। इसलिए वायरस को आप कई दिनों तक डब्बे में, बॉक्स में बंद करके रख सकते हैं। ये तब तक जीवित नहीं होगा जब तक इसको कोई होस्ट बॉडी इसको ना मिल जाए, ठीक है। जब तक इसको होस्ट बॉडी जैसे मिल जाएगा, जैसे आप मिल गए
या कोई जानवर मिल गया या कोई प्लांट मिल गया, अब उसके अंदर जैसे ही ये वायरस जाएगा तो अब ये वायरस क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा और फिर अपना जो भी चीज होगा, अपना जो भी विष है, जो भी जहर है, वो आपके बॉडी के अंदर, वो जानवर के अंदर या वो उस प्लांट के अंदर क्या करेगा, छोड़ेगा। उससे वो फिर प्लांट, एनिमल और आप क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, कहने का मतलब समझ में आपको आया कि नहीं आया, कि वायरस जब इन्वायरमेंट में है, पर्यावरण में जब होता है तो वो निर्जीव अवस्था में होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो हमारे अंदर या फिर किसी जंतु या प्लांट के अंदर चला जाता तो ये क्या हो जाता, सजीव हो जाता। चलिए आगे बढ़े। देखिए मैंने कल ही डीएनए आरएनए पढ़ाया है, इसीलिए मैंने पहले पढ़ा दिया था क्योंकि आज आपको समझ में आएगा। देखिए वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल यानी अनुवांशिक पदार्थ, अब आपको समझ में आ रहा होगा अनुवांशिक पदार्थ क्या, आपका डीएनए और आरएनए है। ठीक है ना, डीएनए और आरएनए, और डीएनए के ऊपर ही क्या होता है, जीन, जो आपके एक माता पिता से संतान में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो वायरस में भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, अब जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या होता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए। अब याद रखिएगा डीएनए आरएनए दोनों कभी नहीं पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों नहीं पाया जाता। जैसे हमारे बॉडी में डीएनए भी पाया जाता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी उपस्थित आपने देखा डीएनए, और न्यूक्लियस के अंदर भी जो क्रोमेटिन होता है वो जब कंडेंस करता है तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, और वो क्रोमेटिन बना किससे होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, यानी न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है, यानी जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, यानी उसमें उपस्थित होता है डीएनए। ठीक है, और इसके अलावा आरएनए हमारे न्यूक्लियस में भी होता है और साइटोप्लाज्म में भी होता है, लेकिन जो वायरस है, वायरस के अंदर केवल या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। क्लियर है, दोनों जेनेटिक मटेरियल उपस्थित नहीं होते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वायरस में प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ठीक है ना, डीएनए एंड, या तो अब आपको समझ में आ रहा है न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या, डीएनए या तो आरएनए, दोनों में से कोई एक प्रोटीन के साथ उपस्थित होगा वायरस में। ठीक है, जैसे कि आपका ये अगर वायरस है मेरे भाई, तो इसके अंदर क्या होगा, आपका डीएनए होगा या तो फिर आरएनए होगा, या और इसके साथ क्या होगा, प्रोटीन, यानी डीएनए या आरएनए होगा, दो में से कोई एक होगा। डीएनए होगा और मैं लिख दे रहा हूं आरएनए होगा, और क्या होगा, आपका प्रोटीन होगा। और ये एक अंदर में जालीनुमा जो कवरिंग आप देख रहे हैं, ये प्रोटीन की कवरिंग होती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है कैप्सिड, जो कैप्सोमर का बना होता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए। अब देखिए जो एनिमल में इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस होता है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। क्लियर है मेरे भाई, यानी कि एनिमल में, यानी हमारे अंदर या आपके अंदर में जब वायरस बॉडी में इंटर करता है और इन्फेक्ट करता है तो उस वायरस के अंदर या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाएगा। क्लियर है, लेकिन प्लांट में आप देखते होंगे, प्लांट को भी क्या होता है भाई, डिजीज हो जाते हैं, प्लांट डिजीज भी आप पढ़ते हैं ना, तो प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले जो वायरस होते हैं उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। लेकिन एक्सेप्शन जो आपके एग्जाम में पूछता है, एक प्लांट है जो कॉलीफ्लावर प्लांट है आपका, जो जिसमें कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। कहना क्या चाहते हैं सर, कहना हम ये चाहते हैं कि प्लांट हो गया इधर और आपका हो गया एनिमल। ठीक है, अब प्लांट में जो वायरस आता है उस वायरस के अंदर क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, लेकिन जो एनिमल के अंदर जो वायरस आके आपको इन्फेक्ट करता है उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। लेकिन एक्सेप्शन प्लांट का एक मैंने अभी आपको बताया है, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, जिसके अंदर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। क्लियर है भाई, चलिए अब आगे मैंने बताया है कि वायरस के चारों ओर क्या होता है, प्रोटीन की एक परत होती है, जो मैंने आपको अभी फिगर में दिखाया था इस प्रकार से। ये जो परत आप देख रहे हैं जिसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ये जो आप लेयर देख रहे हैं ना, इस लेयर को क्या कहा जाता है, कैप्सिड कहा जाता है, जो प्रोटीन की बनी होती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा गया, वायरस के चारों ओर प्रोटीन की एक परत लेयर होती है जिसे कैप्सिड कहते हैं, और इसी लेयर के अंदर डीएनए एंड आरएनए जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे मैंने किया है कि ये जो कैप्सिड है, ये कैप्सिड बहुत सारे कैप्सोमर के मिलने से क्या बनाती है भाई, ये कैप्सिड, यानी कि कैप्सोमर, बहुत सारे कैप्सोमर मिलकर के क्या बनाता है भाई, कैप्सिड बनाती है। क्लियर है, अब देखिए जो आपने पहला वायरस जो इवानोव्स्की ने खोजा था, टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसके अंदर कौन सा, यानी टोबैको मोजाइक वायरस जो है आपका, इसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल उपस्थित था भाई,
तो ये भी सवाल आपका पूछा जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। और आपने अभी 2019 में जो कोरोना वायरस देखा, कोविड-19, है ना, इसके अंदर भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही पाया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? जैसा मैंने बताया था कि एनिमल में क्या है भाई, जो वायरस आएगा या तो उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड होगा या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, है ना। तो अभी तक आपको समझ में आया मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई है, एक बार फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। चलिए कुछ चीजें और भी बची हुई, पहले इसको हम लोग समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या बताया गया है। देखिए जब बैक्टीरिया से आप संक्रमित हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको लूज मोशन हो गया, बैक्टीरिया से रिलेटेड होती है ये सारी डिजीज, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एंटीबायोटिक ड्रग्स खाते हैं, ठीक है। लेकिन वायरस से संक्रमित होने का, अच्छा इसको उतना अभी मैं डिटेल, अभी इसको स्किप कर दीजिए, आपको नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ाऊंगा, ठीक है, बायोलॉजी में मैं पढ़ाऊंगा बायोटेक्नोलॉजी, तो इस पर पूरा भरपूर मैं नॉलेज दे दूंगा, इसलिए आप स्किप अभी कर दीजिए इसको, कोई आपको ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि इसको मैं कराऊंगा ही भाई, तो वहां अच्छे से डिटेल कर लेंगे, यहाँ ऊपर ऊपर करने से अच्छा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अच्छा ये वेरी इंपॉर्टेंट, वायरस कैसा परजीवी है भाई, ऑब्लिगेट यानी अविकल्पी परजीवी है, ठीक है। पैरासाइट क्या होता है, ये सब मैंने पहले डिस्कशन कर रखा है। चलिए अब आइए एक इंपॉर्टेंट बात पे, अभी तक आपने जो जो चीजें पढ़ा है उसको रिवीजन करें, उससे पहले मैं कुछ चीजों को और भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। जो आपने जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या कहा कि कोई वायरस है भाई, ठीक है, जैसे ये आपका कोई वायरस है भाई। अब ये वायरस जो है, ये लेयर जो आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, कैप्सिड, जो क्या है एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कैप्सोमर का बना होता है। अब इसके अंदर क्या उपस्थित होगा भाई, डीएनए होगा, या फिर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल में आरएनए पाया जाएगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे, क्योंकि इसको मैंने आपको समझा रखा है इसलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूं। देखिए जब ये वायरस आपके बॉडी में इंटर करता है, ठीक है, अब बॉडी में इंटर किया मतलब कोई भी सेल के पास जाएगा भाई, तो सबसे पहले सेल के कौन से पार्ट को, आपने सेल के बहुत सारे अंग को पढ़ा है, तो सेल का कौन सा अंग को क्या करता है भाई, ये अटैक करता है, तो ये न्यूक्लियस को अटैक करता है। क्यों, समझिए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही उपस्थित होता है आपका डीएनए, ठीक है, क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए उपस्थित होता है और आपका आरएनए पाया जाता है। तो सबसे पहले ये वायरस क्या करेगा, आपके न्यूक्लियस पे अटैक करेगा। अब देखिए दो चीज को समझिए, एक वायरस है ये आपका जिसके अंदर उपस्थित है आपका डीएनए, और एक वायरस है आपका जिसके अंदर उपस्थित है आपका आरएनए, ठीक है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल उपस्थित है। अब मान के चलिए ये वायरस जो है हमारे बॉडी के अंदर आया, ठीक है, न्यूक्लियस को क्या किया भाई, अटैक किया। अब न्यूक्लियस को अटैक किया, हमारे बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए दोनों होता है, लेकिन वायरस के अंदर कोई एक ही जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये लेयर को हम लोग क्या कहते हैं सर, कैप्सिड कहते हैं, जो कैप्सोमर का बना होता है, जो एक प्रोटीन होती है। अब आगे आइए, देखिए अब ये डीएनए जैसे हमारे न्यूक्लियस को अटैक करेगा, तो अब ये जो वायरस आया है, अब आप पहले ध्यान देकर के ये बताइए कि इस वायरस के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ हमारे बॉडी में जब ये इंटर किया तो हमारे न्यूक्लियस को अटैक करेगा, तो इसके अंदर जो डीएनए है ये, अब ये क्या करता है, इस डीएनए से एक और डीएनए बनाता है। तो याद करिए मैंने आपको बताया था, डीएनए से डीएनए का बनाना, इसको कौन से प्रोसेस से, रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। पहले समझिए, अभी आपको समझ में आएगा क्यों करता है ऐसा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर आया जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, तो ये क्या करेगा, डीएनए से डीएनए बनाएगा, कौन से विधि से, रेप्लिकेशन विधि से। लेकिन अगर ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर आता है तो ये क्या करेगा, हमारे न्यूक्लियस को अटैक करेगा, और इसके अंदर क्या उपस्थित है, आरएनए, आरएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड, तो ये आरएनए से क्या करेगा, आपका डीएनए बनाएगा, ठीक है। तो आरएनए से डीएनए बनाना, पहले हमें बताइए कौन सा प्रोसेस के तहत बनता है, पहले हमें ये बताइए भाई कौन से प्रोसेस के माध्यम से बनाएगा आरएनए से डीएनए। तो याद करिए मैंने आपको बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये काफी खतरनाक वायरस हो जाता है ये, ठीक है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से ये क्या करता है, डीएनए बनाता है। अब ऐसा इसीलिए बनाता है क्योंकि ये डीएनए से, ये डीएनए बनाया, ये आरएनए से डीएनए बनाता है, ये अपने आप को और मजबूत कर देता है उस होस्ट बॉडी के अंदर, कि अगर ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर आया और इसका रेप्लिकेशन करके डीएनए बना लिया, और अपने आप को ये वायरस क्या करेगा, मजबूत करेगा, और उस सेल को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, ठीक है। और ये वायरस आया तो ये आरएनए से क्या कर लिया, डीएनए बनाया, इसने भी अपने आप को मजबूत किया हमारे बॉडी को, और क्या करेगा, हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करेगा। क्लियर है। अब समझिएगा एक चीज को, मैंने यहाँ ये आपको मैंने कल बताया भी था, जैसे ये आपका डीएनए है, ठीक है, डीएनए से आपका आरएनए जो बनता है वो कौन सा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और डीएनए से जो डीएनए बनता है उसको रेप्लिकेशन कहते हैं, और आरएनए से डीएनए बनता है उसको हम लोग रिवर्स
ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए के बाद जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। देखिए अब ये प्रोसेस को समझिए, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है जो फाइनली अब प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देता है, यानी वायरस जो है, अब मान के चलिए जैसे कि कोई भी वायरस होगा, या तो ये वाला वायरस है, चलिए हाँ जाइए, या तो ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर आया या तो ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर आया, ठीक है। तो जिस भी सेल के अंदर आया, ठीक है, जिस भी सेल के न्यूक्लियस को इंपैक्ट किया उसके अंदर क्या, जैसे ये प्रभावित करेगा तो वो सेल क्या करता है, एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरोन। देखिए ये मैंने नोट्स में नहीं लिखा, मैं इसको समझा रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्लास के दौरान ही चीजें निकलती है और इसको मैं नोट्स में क्या ही लिखूंगा, ठीक है, कैसे भी लिखूंगा भाई। मैंने ये बोला नहीं, मैंने ये बोला कि जो वायरस आपके बॉडी में आता है तो वो कोशिका को क्या करता है, संक्रमित करता है, ठीक है। अब संक्रमित होने के बाद वो कोशिका क्या करती है, कुछ प्रोटीन का सिक्रेशन करती है, वो प्रोटीन क्या कहलाता है, इंटरफेरोन। अब इससे होता क्या है, जब ये प्रोटीन यानी जिसको आपने इंटरफेरोन कहा है, ये अब उस कोशिका को, यानी कि जो इन्फेक्टेड जो कोशिका है उसको क्या करता है भाई, अब मतलब अब ये कोशिका क्या हो चुका है, अब ये वायरस कभी भी आकर के उस कोशिका को प्रभावित करेगा तो ये कोशिका को कुछ भी नहीं होगा। यानी कि ये इंटरफेरोन क्या करता है, एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब यहां पे जो आपने देखा आरएनए के बाद से प्रोटीन का फॉर्मेशन, यानी वायरस की जो भी क्षमता थी वो खत्म हो जाती है फाइनल प्रोटीन बन जाने के बाद। यानी कि जिस सेल को प्रभावित किया है वायरस ने, वो सेल क्या करता है, प्रोटीन का सिक्रेशन करता है जिसको कहते हैं इंटरफेरोन। और ये प्रोटीन क्या करता है बाद में भविष्य में, तो वो क्या करता है, आगे कभी भी वो वायरस उस सेल को क्या करेगा, अगर आकर के अटैक करेगा उसके न्यूक्लियस पे, तो उस पे कोई भी प्रभाव उस वायरस का नहीं पड़ता। यानी एक प्रकार से एंटीबॉडी डेवलप करने का कार्य करता है आपका इंटरफेरोन। समझ में आया इंटरफेरोन क्या है, ये पहले समझ में आया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेरे भाई। इंटरफेरोन क्या था, जब वायरस, ठीक है, किसी कोशिका को संक्रमित, यानी ये वायरस जो था आपका, इसने इस सेल को क्या कर दिया, संक्रमित कर दिया। अब संक्रमित कर दिया तो मैंने क्या बोला, ये सेल क्या करता है, कुछ प्रोटीन का सिक्रेशन करता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरोन कहते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, वायरस संक्रमित हो गया, सेल संक्रमित हो गया। अब इस सेल ने एक प्रोटीन का सिक्रेशन करा जिसको आपने क्या कहा भाई, इंटरफेरोन का। उस वायरस संक्रमित कोशिका से उस वायरस का प्रभाव खत्म हो जाता है। जैसे ही ये प्रोटीन का सिक्रेशन हुआ, इस वायरस का जो प्रभाव है इस कोशिका पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब ये कोशिका क्या है भाई, उस संक्रमण से मुक्त हो चुका। भविष्य में कभी भी ये वायरस आकर के इस कोशिका पे अटैक करेगा तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी समझ में आया, इंटरफेरोन क्या कर रहा है, एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि इंटरफेरोन क्या, एक प्रकार की प्रोटीन है। जब वायरस आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में सेल को क्या करता है, अटैक करता है, तो वो सेल क्या करता है, उस समय प्रोटीन का सिक्रेशन करता है। चलिए ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। इंटरफेरोन मैन आपको समझना था, वो मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आ चुका होगा। ये सारे पॉइंट क्लियर है, ये सब चीजें एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्लांट में जो वायरस होता है उसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है ना, मैंने अभी बताया प्लांट में सिंगल स्टैंडर्ड। और अच्छा उसका एक्सेप्शन मैंने बताया क्या है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसके अलावा एनिमल में जो आपका वायरस प्रभावित करता है उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड भी होता है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी पाया जाता है। और या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, वायरस के अंदर कोई एक ही जेनेटिक मटेरियल होता है। अच्छा कैसा जीव परजीवी होता है, तो भाई अविकल्पी यानी कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। इसके बाद मैंने आपको इंटरफेरोन का कंसेप्ट दिया कि बोला कि जब कोई वायरस आपके सेल में क्या करता है, अटैक करता है, तो ये सेल क्या करता है, एक प्रोटीन का सिक्रेशन करता है जिसको हम लोग इंटरफेरोन करते हैं। और जैसे ही प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन माध्यम से, इसके बाद ये क्या होता है, वायरस डीएक्टिवेट हो जाता है। मतलब अब आपके सेल को प्रभावित नहीं कर पाता है क्योंकि इसने एक प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जिसको कहते हैं इंटरफेरोन। और अब ये वायरस फिर कभी भी भविष्य में आपके इस कोशिका को क्या कर सकता है, संक्रमित नहीं कर सकता है, इन्फेक्ट नहीं कर सकता। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। जितने भी वायरस से देखिए वायरस से होने वाले जितने सवाल थे वो मैंने करवा दिए, इससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया। आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन है भाई, इवानोविस्की है, ठीक है। कहाँ गया भाई, इवानोविस्की है। कौन सा पहला वायरस खोजा गया था, टोबैक मोज़ेक वायरस, ठीक है। प्लांट में तंबाकू के जो प्लांट होता है उसमें खोजा गया था। ऐसे चितकोपड़ा ऐसे ही कुछ रोग बोला जाता है।
और इसमें कौन सा, ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया गया था भाई? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया गया था, ये भी मैंने आपको बताया था। टोबैको मोज़ेक वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया गया था, और जो कोरोना वायरस है उसके अंदर क्या पाया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है मेरे भाई। देखिए, वायरस से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं और अभी तक बने हैं वो सब मैंने एक जगह किया, लेकिन मैंने कोशिश किया चीजों को समझा दूं, ठीक है ना। और अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये भाई डबल स्टैंडर्ड, और इसके बाद मैंने आपको दिखाया यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड क्या है। तो कल का कैप्सूल सीरीज, सॉरी कंसेप्चुअल सीरीज जो 3 था वो मैंने इसीलिए पहले कराया था। देखिए, जो डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया भाई। डीएनए का जो स्ट्रक्चर था आपका इस प्रकार से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसी को बोला गया डबल स्टैंडर्ड। और जो आपका आरएनए था ये क्या था? सिंगल स्टैंडर्ड था। और इसमें मैंने आपको बताया था क्या? नाइट्रोजन बेस के बारे में। और ये जो स्टैंडर्ड जो आप देख रहे हैं, ये लेयर, ये जो हेयर हेलिक्स लेयर जो आप बोल रहे हैं, ये जो डबल हेलिक्स, इसमें ये किस, इसकी जो बैकबोन होती है, इसमें क्या उपस्थित होता है? फॉस्फेट और शुगर, और इससे ही अटैच होता है आपका नाइट्रोजन बेस पेयर। ये मैंने सब कुछ बताया भाई। डीएनए के स्ट्रक्चर में मैंने बताया था क्या? ए, टी, सी, और याद करिए भाई जी। और आरएनए में क्या बताया था? ए, यू आ गया था टी के जगह में, ठीक है, और सी जी, यही था। अब ए क्या है, टी क्या है, सी क्या, जी, ये सब चीजें मैंने करवा रखा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बस चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने एक एक लाइन को समझाया है हर एक एक टॉपिक में, चाहे वो साइंस का हो चाहे जीके का पोर्शन हो भाई। और अपना यही तरीका है, चीजें एकदम क्लास में ही याद करा देना। अब वायरस से एक सवाल आपका क्या माइंड में आपको छूट रहा होगा? पहले ये बताइए, कैसा जीव है भाई? आग कोशिका जीव है, यानी कि कोई भी कोशिका नहीं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है, इसमें आपको पूछा जाता है कि जो वायरस है वो कैसा है? प्रोकैरियोटिक सेल है यानी, या फिर यूकैरियोटिक है? तो भाई देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जिसमें आप बोलते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, या फिर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यानी न्यूक्लियस अनडेवलप्ड स्टेज में होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं। तो भाई मेरे याद रखिएगा, जो वायरस है वो कैसा है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। क्लियर है मेरे भाई? डिवीजन पूछ लिया जाए, सेल डिवीजन या मिटोसिस या आमिटोसिस डिवीजन, तो आमिटोसिस डिवीजन। खैर ये इतना जाएगा ही नहीं इतना अंदर तक क्वेश्चन आपके, फिर भी मैंने करवा दिया, ठीक है। चलिए साहब, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं क्या? वायरल डिजीज, यानी कि मेन मुद्दा है आपका वायरल डिजीज को समझ लेना। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, आपको दे देगा इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा कैसा डिजीज है? वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है भाई, या फंगल डिजीज है, या फिर आपका जेनेटिकल डिजीज है? तो जेनेटिकल 7 डिजीज तो आपके टिप में बैठ चुका है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया और आपका क्लर ब्लाइंडनेस। और 3 कौन कौन से हो गया? एडवर्ड हो गया, पटाव हो गया, और डाउन आपका सिंड्रोम हो गया, ठीक है। तो अगर आप वायरल डिजीज याद कर लिए, मैं आपको वायरल डिजीज एकदम ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा, आप ऑप्शन में फाइंड आउट कर लीजिएगा ये वायरल डिजीज है। 2 ही क्वेश्चन बनेगा, या तो वायरल डिजीज आपसे पूछेगा दे करके, या तो आपसे पूछेगा बैक्टीरियल डिजीज का नाम। तो आप वायरल डिजीज को डिफरेंस कर रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक बैक्टीरियल ही होगा। और फंगल में और प्रोटोजोआ मात्र 4-5 ही डिजीज है, वो आपको याद करना ही पड़ेगा। नोट्स में एकदम भली भांति मैंने लिख दिया। अब समझिए इसका ट्रिक क्या। देखिए, ट्रिक है इनकम स्मॉल सी है मेरी, ठीक है, या मेरा, पर शादी जरूर करेंगे, बस यही ट्रिक है आपका। अब आ जाइए एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं। आपको कुल मिला के 21 वायरल डिजीज को याद करना है। देखिए भाई, यहाँ पे आपको 16-17 ट्रिक्स है और 4-5 आपको याद करना नहीं पड़ेगा, वो वायरस बहुत आसान है वायरल डिजीज। चलिए, इनकम में INCOME, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, इनकम का स्पेलिंग आ रहा है। इनकम में आप कैसे तोड़ेंगे? पहले IN अलग कर लीजिए, फिर CO को अलग कर लीजिए, फिर एक होगा आपका M और एक होगा फिर आपका E, ठीक है मेरे भाई साहब। चलिए, IN से हो गया भाई इन्फ्लुएंजा, ठीक है। IN से क्या हो गया आपका? इन्फ्लुएंजा। CO से क्या हो गया मेरे भाई? CO से क्या हो गया मेरे भाई? CO से मेरे क्या हो गया मेरे भाई? कॉमन कोल्ड हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया। इसके बाद M से क्या हो गया आपका? मम्स हो गया। E से क्या हो गया आपका? इंसेफ्लाइटिस हो गया। क्लियर है क्या? मम्स, इंसेफ्लाइटिस। तो इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, मम्स, इंसेफ्लाइटिस। स्मॉल से क्या हो गया? स्मॉल पॉक्स हो गया आपका। स्मॉल सी है, सी से हो गया चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। तो ऐसे भी आपको याद रहता है ये वायरल डिजीज है भाई। है यानी कि हब्स
हर्पीज भी बोलते हैं इसको। मेरा से मिजल्स हो गया, मेरा से मिजल्स, मिजल्स मेरा, मेरा मेरा मेरा, एमी मेरा, मिजल्स मिजल्स मिजल्स। पर में पी यानी कि पोलियो, रा से रेबीज। शादी जरूर करेंगे, तो भाई अब शादी इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। इनकम इनकम स्मॉल सी है मेरी, पर शादी जरूर करेंगे। एस हो गया, एच हो गया, ए हो गया, डी हो गया, वाई हो गया, ठीक है ना। तो एस से हो गया सार्स, एच से हो गया हेपेटाइटिस, ठीक है। उसके बाद आप क्या, ए से हो गया एड्स, डी से हो गया आपका डेंगू, और वाई से हो गया येलो फीवर। तो ये हो गया आपका शादी से ये पांचों के पांचों डिजीज। अब अगला है जरूर, जरूर से हो गया जाइका डिजीज करेंगे। तो ये हो गया आपके सारे वायरल डिजीज। देखिए पहले आपने क्या समझा, वायरस, वायरस होता क्या है मेरे भाई। तो वायरस का कंप्लीट मैंने कंसेप्ट दिया, उससे एक बाहर आपके क्वेश्चन ना तो अभी तक आए हैं ना आएंगे, जितने आए थे वो भी करा दिया, कंसेप्चुअली चीजों को समझा दिया। अब हम लोग ने पढ़ लिया है सर वायरस से होने वाले वो सारे डिजीज। अब आपने कौन कौन से वायरस से होने वाले डिजीज आपने याद कर लिया है सर, तो एक बार फटाफट याद करते चलिएगा, तो देखें आपको याद हुआ कि नहीं। ट्रिक क्या है हमारा, इनकम स्मॉल सी है मेरी, पर शादी जरूर करेंगे, है ना। इनकम में IN, उसके बाद CO, उसके बाद M, और उसके बाद E, ठीक है। तो इनकम में इन हो गया इन्फ्लुएंजा, CO से हो गया कॉमन कोल्ड, M से हो गया मम्स, E से हो गया इंसेफ्लाइटिस, स्मॉल C है स्मॉल पॉक्स, C है यानी चिकन पॉक्स, है से हर्पीज, मेरा से मिजल्स। अब आ जाइए शादी इंपॉर्टेंट, पर है तो एक पोलियो, R से रेबीज हो गया। शादी में S हो गया आपका सार्स, H से हो गया हेपेटाइटिस, A से हो गया एड्स हो गया, Y से हो गया येलो फीवर, और D से हो गया आपका डेंगू, जरूर से जाइका। चलिए भाई, या जीका डिजीज भी बोला जाता है, जीका वायरस के कारण होता है ये। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक एक करके। हाँ भाई, तो अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कौन सा डिजीज, एड्स को देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी आपने बिहार में पटना जो आपका बाजार समिति, जहाँ पे ऑनलाइन या फिर सॉरी ऑफलाइन बोल लिया जाए, वहाँ पे हब है टीचरों का, जो काफी सारे अभी स्टूडेंट्स ग्रसित है, वो स्टूडेंट्स बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए। तो आगे हम लोग सबसे पहले समझते हैं एड्स के बारे में। तो एड्स का सबसे पहले आपका सवाल बनता है इसके फुल फॉर्म से। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण बहुत सारे लोग इससे डर जाते हैं। डरने की बिल्कुल संभावना यहाँ पे नहीं है, आपको हटा लेना, एकदम डरने वाली बात नहीं। अगर आपको एड्स है तो भी डरना नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आ जाइए अब आगे। लेकिन हाँ, कुछ अब जो है आपको प्रिकॉशन लेनी है भाई। अब विथ इन 1 मंथ के अंदर अंदर अगर आप अभी चले जाते हैं डॉक्टर के पास, भाई एकदम आप ठीक हो लीजिएगा। और उसके बाद जो जो चीजें आपको डॉक्टर बताए उसको आपको फॉलो कर लेना है। 1 मंथ तक आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपको एड्स हो चुका है तो ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह करिए, कांटेक्ट करिए, 1 महीने के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए अब देखिए, मैंने पैथोजन और वेक्टर दो चीजें मैंने पहले क्लास में समझा रखा, अभी नहीं समझाऊंगा। बस इतना समझिए, पैथोजन मतलब किसके कारण हुआ है और उस कारण को ले जाने वाला। जैसे कि अगर ये गाड़ी है मेरे भाई, तो ये गाड़ी क्या हो गया, वेक्टर, और इसके अंदर बैठे हुए हैं हम, तो ये हो गया वायरस, यानी ये वायरस है। और इस वायरस को लेके जा रहा है कौन, ये मच्छर यानी कि गाड़ी। तो जो लेके जा रहा है वेक्टर, और जिसके कारण हो रहा है वो वायरस। समझ में आया। यानी अगर ये मच्छर है तो इस मच्छर के अंदर ये जो वायरस है, इस वायरस को कहेंगे पैथोजन यानी कि कारक, जिसके कारण आपको बीमारी हुआ। और इस वायरस को लेके जाने वाला था ये मच्छर, तो ये मच्छर कहलाया कैरियर वाहक। चलिए भाई, वेक्टर भी बोलते हैं इसको, अब समझ में आ गया होगा। जो एड्स होता है कौन से वायरस से, HIV। अब कई लोग कंफ्यूजन में, भाई HIV हो गया, भाई HIV नहीं है, वो तो वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, दिस वायरस इज बिलोंग्स टू रेट्रोवायरस, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है इसमें। यानी कि जो आपका HIV जो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है भाई, एक मिनट, कौन सा है, तो सिंगल स्टैंडर्ड DNA। कौन सा है भाई, सिंगल स्टैंडर्ड DNA उपस्थित होता है। ये हो गया। कैसे आपके बॉडी में आता है तो समझिएगा। देखिए, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसमिशन हो रहा है। अगर आपको ब्लड चढ़ाया गया है, तो अब तो खैर ब्लड वगैरह अब ऐसा होता नहीं, पहले हो भी जाता था कि उस ब्लड में जिसका आपका ब्लड आपको चढ़ाया जाता है, हो सकता है उस व्यक्ति में ही पहले से आपका था HIV वायरस, तो उस ब्लड से आपके बॉडी के अंदर आ गया। आपको जो सुई लगाया जा रहा है निडल से भी आपके बॉडी में आ जाता है कि उस, अब तो खैर ये सब नहीं है, अब ये सब चीजें बिल्कुल कम मात्रा में, चांसेस बिल्कुल कम है कि इससे अब आपका HIV रोग यानी कि एड्स आपको हो रहा है। मेन है आपका वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से। समझिए, देखिए, एक है आपका इन्फेक्टेड मदर, अगर मदर
प्रेग्नेंट है और अगर उस महिला को अगर HIV वायरस है उसके अंदर तो उससे उस बेबी को ट्रांसफर हो जाता है। ये माध्यम है भाई, वो माध्यम आप समझिए, वेक्टर कैरियर को समझिए, कौन लेके जा रहा वायरस को। तो आपने अगर ब्लड आपके बॉडी में चढ़ाया गया है और उस ब्लड में आप हो सकता है, तो ये एक माध्यम हो गया। दूसरा, अगर आपने इंजेक्शन लिया है, उस इंजेक्शन का जो निडल था ऑलरेडी पहले से किसी को दिया गया था और उसमें खून लगा है, तो देखिए ये मेनली फ्लूइड टू फ्लूइड ट्रांसफर होने वाला बीमारी है। जब तक कि जिसको बीमारी है, ठीक है, और एक स्वस्थ व्यक्ति, इसका ब्लड और इसका ब्लड कांटेक्ट में आ जाए, मतलब इसको आपको आपने इंजेक्शन दिया इस निडल से, इसमें ब्लड है और यही निडल जिसमें ब्लड लगा हुआ आपके बॉडी के अंदर आ गया, तो आपके बॉडी में भाई वो क्या हुआ, ब्लड है, तो ब्लड टू ब्लड आ गया दोनों का, तो ये आपके अंदर आ जाएगा ये वायरस, ठीक है। अगर आप उसके नुमाल को यूज कर लिए हैं या फिर आप उसके साथ खाना खा रहे हैं एक थाली में, तो वो आपका वायरस ट्रांसफर नहीं होता। बट जेन्युइन ऐसी करनी नहीं चाहिए अगर किसी के साथ अगर ये डिजीज है तो भी। अब है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब कि जब भी अगर कोई व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्ति के साथ अगर उनका संबंध फिजिकली वो हो रहा है जिनको HIV वायरस है जिनके अंदर, देन उस माध्यम तब आपके बॉडी के अंदर वो आ जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए प्रोटेक्शन लेकर के आपको कोई भी चीजें, कहीं भी आप कितने भी अच्छे रिलेशनशिप में हो भाई, ये चीज को ध्यान रखना, क्योंकि एक ऐसी बीमारी भी है ये जो आपके मतलब इसका अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे अब आप सोचेंगे कि 1 महीने के अंदर मैंने बोला कि ठीक हो जाएंगे, भाई समझिए पॉजिटिव मोटिवेशन है ये आपके लिए, आप काफी लंबे समय तक रह लेंगे भाई, और यकीन मानिए ठीक भी हो जाएंगे, ऐसा है। अगर आप इनिशियली स्टेज में जाकर डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेते, कई लोग शर्माते हैं नहीं जाते, इसलिए मैंने बता दिया। ये रहा भाई आपका एड्स के बारे में। अब देखिए सवाल पहले समझ लीजिए यहां से क्या क्या बनता है। देखिए जो डिजीज है आपसे पूछेगा कि किस कारण से होता है, यानी उस वायरस के नाम, और वो वायरस आपके बॉडी में आता कैसे है, और वो वायरस आपके कौन से अंग को प्रभावित करता है, और उसके लिए कोई टीका है या कोई वैक्सीन है। बस ये 4 चीज आपके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अब एड्स में जो वायरस था आपका HIV वायरस, ये आपके कौन से अंग को अफेक्ट करता है, तो आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम में मैंने आपको बताया था, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड में WC यानी कि वाइट ब्लड सेल, जिसके 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें मैंने बताया था लिम्फोसाइट, जिसमें एक है लिम्फोसाइट में मैंने बताया था T लिम्फोसाइट, जो क्या करता है, इसी को ये आपका जो HIV वायरस है इसको ही क्या करता है, क्षतिग्रस्त करता है, क्योंकि यही T लिम्फोसाइट आपके बॉडी में क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। यानी कि एंटीबॉडी मतलब बाहर से कोई भी वायरस आपके बॉडी के अंदर आता है तो उससे लड़ने के लिए वो एंटीबॉडी बनाने का काम क्या करता है, T लिम्फोसाइट करता है। और जब आपको HIV हो गया है, यानी HIV वायरस आ गया, तो वो इसी को क्या करता है, खाने लगता है, यानी इसको ही मारने लगता है, जिसके कारण आपके बॉडी में अगर कोई छोटा सा छोटा वायरस भी आ गया तो वो वायरस को ये क्या करता है, मारने में सफल नहीं हो पाता, और वही वायरस वही छोटी सी सर्दी वाली बीमारी ही आपकी जान ले लेती है। इसीलिए तो इसको बोला गया बहुत ही खतरनाक बीमारी। यानी कि सिंड्रोम का मतलब ही आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, यानी कि क्लस्टर ऑफ डिजीज है, यानी ग्रुप ऑफ डिजीज है, मतलब बहुत सारी बीमारी आपको हो जाएगी मिनटों में, या फिर कह लिया जाए ऐसी वायरस जिसकी कोई औकात नहीं होगी, वो आपको भाई जान लेकर के निकल जाएगी इस बीमारी में। और एक बात याद रखिएगा, कौन सा सेल प्रभावित होता है, तो CD4 सेल होता है। ये थोड़ा डेप्थ की चीजें हैं, उतना आपको डिटेल में नहीं जाना, बस ये सेल का नाम याद रखना, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, रेलवे में नहीं पूछा गया तो आगे पूछा जा सकता है। तो CD4 सेल, क्योंकि ये CD4 सेल करता है क्या है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी के निर्माण में हेल्प करता है। तो देखिए कौन सा पार्ट को प्रभावित करेगा, आपका इम्यून सिस्टम को, T लिम्फोसाइट को क्षतिग्रस्त करता है, और कौन सा सेल बोलेगा तो CD4 सेल हो जाएगा, ठीक है। इसके लक्षण क्या है, तो भाई देखिए इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण में आपको सिंपल सी बात है, सर में दर्द होगा, लंबे समय तक आपको बुखार होंगे, क्लियर है, सर में आपको दर्द रहेगा, लंबे समय तक आपको बुखार रहेगा, आपके वजन अचानक से घटने लगेंगे, गले में खराश रहेंगे, माउथ में थोड़े से दाने दाने जैसी चीजें होने लगेगी, आपको काफी थकान फैटिक जैसी चीजें महसूस होने लगती है, लक्षण है। अब देखिए लक्षण इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको एज अ नॉलेज मैंने बता दिया। टेस्ट आपको एलिशा टेस्ट होता है, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे इसका फुल फॉर्म पूछा गया एग्जाम में, ठीक है भाई। तो एड्स से रिलेटेड जितने सवाल आपके बन सकते थे वो मोर देन सफिशिएंट, इससे बाहर आपको करने की आवश्यकता नहीं है भाई। अब आ जाइए अगला हम लोगों का इन्फ्लुएंजा। तो अगला डिजीज है हम लोगों का इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये एक प्रकार का फ्लू है। किस कारण होता है, तो देखिए जो वायरस है उसका नाम है पैरामेक्सो वायरस, H1N1 वायरस। देखिए बहुत सारे होते हैं, एक होता है H1N1 होगा, H5N1 होता है, तो इसीलिए एग्जामिनेशन में कई बार H1N1 वायरस लिखा हुआ आएगा,
और ऑप्शन में H5N1 भी लिखा हुआ रहेगा, तो H1N1 को टिक करिएगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। मैंने सारी चीजें लिख दी है भाई नोट्स में, जो एग्जाम में आपको आएगा। कौन से वायरस के कारण? पैरामॉक्सी वायरस H1N1 के कारण। और जो आपके पॉल्यूटेड एयर होता है ड्रॉपलेट के फॉर्म में, ठीक है, वो आपके बॉडी में अगर ये वायरस इस ड्रॉपलेट के माध्यम से आपके बॉडी में ये इंटर करता है, और कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। लक्षण हाई फीवर होगा, हाई फैटिक होगा, थकान बहुत ज्यादा होगा। अब देखिए, ये आप इन्फ्लुएंजा को कॉमन कोल्ड से कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने कहा ना कि कुछ अच्छे डिटेल में जाकर के चैप्टर हो, क्योंकि भाई ऐसा चैप्टर है डिजीज जो आपके नॉर्मल दैनिक जीवन में भी इसकी काफी आवश्यकता है भाई। तो देखिए, इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड के बीच का डिफरेंस को समझिए। इसमें हाई फीवर होगा, इसमें बहुत अधिक हाई फीवर नहीं, लो ग्रेड फीवर होगा। बहुत अधिक थकान इसमें लगेगा, लेकिन आपको कॉमन कोल्ड में बहुत अधिक थकान नहीं लगेगा। इसमें नाक बहने लगेगा स्टार्टिंग पे ही, ठीक है, लेकिन इसमें आपको पहले फीवर आएगा, उसके बाद आपका नाक बहना शुरू होगा। किसमें? इन्फ्लुएंजा को। तब समझिए आपको इन्फ्लुएंजा है भाई। कॉमन कोल्ड का जो वायरस है रीनो वायरस है, ये भी पॉल्यूटेड एयर में या फिर कोई छींका तो उस छींकने के कारण उस वायरस वो वायरस क्या है, एयर में आ जाता है ड्रॉपलेट के माध्यम से, और आपके बगल जो भी स्वस्थ व्यक्ति खड़ा होगा उसके अंदर ये रीनो वायरस इंटर कर जाता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है। और इसको हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट डिजीज भी कहा जाता है, हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट डिजीज भी कहा जाता है कॉमन कोल्ड को। इसमें कम फीवर होगा, फैटिक बहुत कम लगेगा, मतलब थकावट कम लगेगा, नाक बहना पहले से ही स्टार्ट हो जाता है कॉमन कोल्ड में। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया? दोनों के बीच का अंतर भी बता दिया। अब आइए मीजल्स, खसरा बीमारी, मीजल्स, मम्स और रुबेरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इसका मीजल्स में एम बाहर कर लीजिए, इसका मम्स में एम बाहर कर लीजिए, और इसका रुबेरा में आर बाहर कर लीजिए। यानी क्या क्या आ गया भाई? एक एम यहाँ, एक एम यहाँ और एक आर, यानी MMR। और याद करिए, आप बच्चे जब थे 9 मंथ में, न्यू बॉर्न बेबी को 9 मंथ में और 15 मंथ में इसका टीकाकरण किया जाता है। और मेनली ये तीनों डिजीज बच्चों में होती है। भयानक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, भयानक क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। ये जो मैंने बता दिया ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएगा। MMR जो वैक्सीन लगाया जाता है, जो टीकाकरण किया जाता है, किसके लिए? तो ये इंपॉर्टेंट रोग के लिए, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी को किया जाता है 9वां महीना और 15वां महीना में लगाया जाता है। देखिए, जो इसका वायरस का नाम है पैरामॉक्सी वायरस या मॉरविलो वायरस, दोनों में से कोई भी एग्जामिनेशन मिलेगा। किसके कारण होता है? जो दूषित जल हो, कंटेमिनेटेड वाटर, एयर या स्लाइबा में। जैसे कि आपके अंदर ये वायरस है भाई, और आपने बच्चे को किस कर लिया, तो आपके सलाइबा से बच्चे के अंदर चला जाएगा। प्रभावित अंग, शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने आ जाते हैं, बच्चों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। ये भी जैसे इन्फ्लुएंजा भी आपको बच्चे में ही ज्यादा देखने को मिलेगा। सॉरी, ये इन्फ्लुएंजा बोल रहा हूँ, कहाँ गया भाई? मीजल्स, ये मैंने बताया ना, मीजल्स, बिल्कुल। उसके बाद मम्स, मम्स भी आपको बच्चों में ज्यादा देखने को मिलेगा, और रुबेला भी आपको बच्चे में ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए तो मैंने बोला न्यू बॉर्न बेबी को MMR का टीकाकरण किया जाता है। अब आइए, मम्स में आपका जो कारण है वायरस का, पैरामॉक्सी वायरस, मॉरविलो वायरस हो गया मीजल्स का, और पैरामॉक्सी वायरस भी बोलते हैं इसको। ये भी दूषित जल और एयर ड्रॉपलेट, पॉल्यूटेड एयर के कारण भी आपके बॉडी में आ जाता है, एयर से। और कौन सा अंग? तो भाई सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, पैराटॉइड सलाइवरी ग्लैंड भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में ज्यादा होता है, ये मैंने बता दिया। रूबेला पैथोजन, इसका कौन सा वायरस है? रूबेला वायरस, जो नाम है वही वायरस का भी नाम है। एयर ड्रॉपलेट यानी कि पॉल्यूटेड एयर होगा, और वहां पे अगर ये वायरस आपको होता है और आप वहां खड़े रहेंगे तो उस एयर के माध्यम से आपके अंदर आ जाएगा। अफेक्टेड होंगे, पूरा बॉडी इससे अफेक्ट रहता है। और मेनली ये देखिए, जो पाया गया था जर्मन में पाया गया था, इसलिए इसको जर्मन रूबेला भी कहा जाता है, ठीक है। बच्चों में ही ये ज्यादा होती है। और ये तीनों बीमारी के लिए कौन सा टीकाकरण किया जाता है? तो यहाँ मैंने लिखा है, मीजल्स, मम्स, रूबेला के लिए न्यू बॉर्न बेबी में 9 मंथ और 15 मंथ में MMR का इंजेक्शन लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़े भाई। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये दो इंपॉर्टेंट है, फ्लू, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। H5N1 देखिए आया ना, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस था। और ये मुर्गा जो बत्तख में अगर होता है वायरस, और आप जब इसको खाते हैं तो आपके अंदर भी बर्ड फ्लू हो जाता है। प्रभावित अंग श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। स्वाइन फ्लू भाई, इसका वायरस है H3N2 या फिर H1N1 वायरस, ठीक है। कई किताबों ने दोनों वायरस को रखा है, इसीलिए मैंने दोनों को लिख दिया। किस कारण होता है? सुअर में होता है। और अगर आप सुअर का सेवन कर रहे हैं या उसके साथ में अगर आपके अगल बगल में है तो भाई थोड़ा बच के रहिएगा। और प्रभावित अंग कौन होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, अगर स्वाइन फ्लू हो गया है तो। अब आइए, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। देखिए, ये कौन से वायरस के कारण होता है? तो वेरियोला वायरस के कारण होता है।
कैसे होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से, जिसको भी है इस चेचक, अगर आप उसे कांटेक्ट मार रहे हैं तो उसका जो लार निकलता है ना, मतलब कि जो फ्लूइड होता है, अगर वो आपके बॉडी में आता है, टच होता है, फ्लूइड टू फ्लूइड कांटेक्ट होगा, तो ये आपको स्मॉल पॉक्स हो सकता है। देखिए चेचक में और चिकन पॉक्स में कैसे डिफरेंशिएट करता है समझिएगा। देखिए इसमें सर में, पैर में और हाथ में दाने दाने हो जाते हैं, ठीक है। और इसके जो स्मॉल पॉक्स के लिए जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का खोज किया था किसने, एडवर्ड जेनर। देखिए इसका वैक्सीन का नाम ही है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, किसने खोजा था, एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट चिकन पॉक्स में, इसमें आपका वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से। ये भी इसमें क्या होता है, कमर के ऊपर, छाती में, फेस में, मुंह में काफी ज्यादा दाने आ जाते हैं, ठीक है, छोटी छोटी मात्रा में। ये डिफ्रेंशिएट करने का आपको मैंने बता दिया है। अब हेपेटाइटिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हेपेटाइटिस में अगर आपसे पूछा तो एक चीज को ध्यान रखिएगा यहाँ पे, एक मिनट भाई, देखिए इटीज यानी ITIS, जिस भी डिजीज में इटीज होगा यानी आपको सूजन हो जाएगा। जैसे हेपेटाइटिस हो गया, एक साथ मैंने रखा, इंसेफ्लाइटिस देखिए आइटिस हो गया, और मेनिनजाइटिस यानी इटीज, यानी तीनों बीमारी में क्या होगा, सूजन होगा। चलिए जो हेपेटाइटिस है, जैसे यहां मैंने पहले लिखा इटिस मतलब सूजन, ये किस कारण होता है, हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। 5 प्रकार के हेपेटाइटिस वायरस होता है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D, हेपेटाइटिस E। अब जो हेपेटाइटिस A होता है और हेपेटाइटिस E जो वायरस होता है, आपके इन्फेक्टेड भोजन से ये आपके बॉडी के अंदर आता है। और B, C और जो D है, ये बॉडी का फ्लूइड, यानी जिस व्यक्ति को अगर हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस डी है, अगर उसका फ्लूइड आपके बॉडी से फ्लूइड में, जैसे आपने किस किया तो उसका स्लाइवा आपके अंदर आ गया, ठीक है, तो इस दौरान या बॉडी में आपका आ सकता है, या ब्लड टू ब्लड ट्रांसफर हुआ उसके अंदर उसके थ्रू। और हेपेटाइटिस ए और ई, ध्यान रखिएगा, हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है कंटामिनेटेड फूड से, ठीक है, दूषित भोजन से आपके बॉडी में आ जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो हेपेटाइटिस A, B और C, इसका तो इलाज है भाई, इसके लिए तो वैक्सीन है, लेकिन D, E अगर आ गया वायरस तो इसका कोई वैक्सीन, कोई भी इलाज नहीं है। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने दे दिया। अब आ जाए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर, ठीक है, लीवर में सूजन हो जाता है। अब इसमें सूजन हो जाने के कारण ये बहुत अधिक मात्रा में बिलीरुबिन पिगमेंट का स्राव करने लगती है, जिससे आपको जॉन्डिस या पीलिया रोग हो जाता है। येलो जॉन्डिस भी इसको बोला जाता है हेपेटाइटिस को। बस इतना आपको याद रखना है हेपेटाइटिस से। आगे बढ़े, इंसेफ्लाइटिस, इसमें भी सूजन होगा, बच्चों में होता है, पैथोजन हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के कारण। किस कारण होता है, मच्छर के काटने से। और जो भी वायरस डिजीज है मच्छर के कारण हो रहा, तो वो मच्छर फीमेल होगी हमेशा, ठीक है, कभी भी मेल मॉस्किटो नहीं काटने से आपको कोई भी डिजीज नहीं होगा, फीमेल मॉस्किटो से ही होगा। कौन सा अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क में बच्चों में सूजन है, देखिएगा बच्चों का एकदम माथा बड़ा सा एकदम हो जाएगा। मेनिनजाइटिस में क्या होता है, वायरस डिजीज, इसमें भी ब्रेन इफेक्टेड होता है। मेनिनजाइटिस में बस क्वेश्चन यही पूछेगा कौन सा अंग प्रभावित होगा, ये कैसा, बैक्टीरियल या फिर वायरस, तो मेनिनजाइटिस है, कैसा, वायरल डिजीज है। पोलियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, किस कारण, एंटीरो वायरस या मेलाइटिस वायरस के कारण होता है। हाउस है, मक्खी फ्लाई, घर में जो मक्खियाँ होती है उसके कारण, या दूषित भोजन के द्वारा, जल के द्वारा। मेनली आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। और जो इसका टीका, देखिए पोलियो का 2 टीका भाई, एक तो इंजेक्शन है और एक खुराक दिया जाता है, ड्रॉप, ठीक है ना। तो इस इंजेक्शन का जो खोज किया गया था, जॉन सॉक ने किया था पोलियो का। तो जो जॉन सॉक जो है ना, पोलियो का इंजेक्शन का खोज किया था। और जो आप बोलते हैं ना 2 बूंद जिंदगी के लिए, मतलब पहले आंगनबाड़ी, क्योंकि देखिए 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया, इसलिए आप तो काफी कम देखने को मिलता है घर घर में पोलियो पिलाते हुए। तो जो ब्रूस साबिन थे, उन्होंने जो ड्रॉप आपको पिलाया जाता है ना, इन्होंने ये ड्रॉप का खोज किया था। तो दोनों नाम याद रखेगा भाई, जो भी एग्जाम में पूछेगा मैंने बता दिया। कब भारत को फ्री किया गया पोलियो से, 27 मार्च 2014। और एक मजे वाली बात मैं बता दूं, आपका जो पाकिस्तान है और आपका अफगानिस्तान, ठीक है, अभी तक यहाँ वायरस फ्री, पोलियो से ये फ्री नहीं हो पाया। पोलियो के वायरस यहाँ पे है अभी भी, यहाँ पे ये लोग यहाँ पे ग्रसित हो रहे हैं पोलियो से। अब इसमें पता ही आपका नर्वस सिस्टम है, बॉडी का मेनली नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। और नर्वस सिस्टम अगर आपका खराब हो गया है तो भाई आपका बॉडी का कोई भी पार्ट, यहाँ पे पैर हो, हाथ हो, क्या हो सकता है भाई, खराब हो सकता है। मतलब क्या होता है कि आपका मांसपेशियां, उस जैसे कि अगर हाथ में अगर आ गया, ठीक है, मतलब हाथ को इम्पैक्ट किया है, नर्वस सिस्टम क्या करता है, इम्पैक्ट किया तो आपके हाथ को, तो आपके हाथ का वो भाग क्या होगा, मांसपेशियां होगा, एकदम पतला हाथ होगा, ब्लड वगैरह फ्लो करना बंद कर देता है। पैर है तो आप देखेंगे एक पैर जिनको पोलियो मारा होगा एकदम पतला सा होगा, क्योंकि वहां पे मांसपेशियां डेवलप नहीं होने देता है, ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है वहां से, क्योंकि ब्रेन वहां से मैसेज, क्योंकि पूरा कंट्रोल नर्वस सिस्टम ही आपके बॉडी को कर रहा होता है। चलिए आगे बढ़े।
तो अब ये सब तो भाई देखिए जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ते तो वो सब का पार्ट है, बट यहाँ डिजीज में इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। फिर आप लोग कमेंट में खुद लिखे हैं इतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है मेरे भाई। क्वेश्चन का नेचर अब आ रहा है। अच्छा, डेंगू हड्डी तोड़ ज्वर भी इसको कहते हैं, और किस कारण होता है? अरबो वायरस के कारण, फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, याद रखना है। सर्कुलेटरी परिसंचरण तंत्र इससे आपका इंपैक्ट हो जाता है। ब्लड में जो प्लेटलेट होते हैं उसको ये खाने लगता है वायरस, प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। अब देखिए बहुत लोग घबरा जाते हैं, देखिए इसके लिए एक टेस्ट कराया जाता है सीबीसी, ठीक है, काउंट ब्लड टेस्ट। मेनली 1.5 से 4 लाख तक नॉर्मल है प्लेटलेट। अब जैसे किसी का 1 लाख हो गया, 50,000 60,000 प्लेटलेट होता है तो वो टेंशन हो जाते हैं। भाई टेंशन वाली बात नहीं, नॉर्मल फेनोमिना है 60,000 तक। अगर 20,000 30,000 प्लेटलेट हो गया तो फिर प्लेटलेट आपको चढ़ाया जाता है, ठीक है। और इसमें आपका बोन पेन होता है, जॉइंट जहाँ पे वहाँ दर्द होता है आपको फीवर भी इसमें आता है, ठीक है। तो ये रहा आपका डेंगू के बारे में। सीबीसी टेस्ट कराया जाता है, और 20,000 30,000 तो सीवियर केस है आपके लिए डेंगू के केस में, ठीक है। और इसका लिए कोई ऐसा इलाज नहीं है, इसमें बस आप जितना हो सकता है फ्लूइड आइटम को खाया जा आपको बोला जाता है खाने के लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़े। हर्पिस डिजीज को देख लिया जाए, इसका कारक है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, इतना ही याद रखना। येलो फीवर मच्छर काटने से, कौन सा मच्छर? फीमेल एडिस, हमेशा फीमेल ही होगा मच्छर में। जीका वायरस भी आपका फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो से होता है। नेक्स्ट कोरोना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2019 में आया। कोविड-19 भी इसको बोला जाता है नाम से। मेनली इसके कारक जो वायरस का नाम है सार्स कोव 2, यानी कि सीबियोस, एस से हो गया, इसका फुल फॉर्म याद है, सीवियर, ए से एक्यूट, आर से रेस्पिरेटरी, एस से हो गया सिंड्रोम, कॉब से हो गया कोरोना वायरस 2, ठीक है। और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं रेस्पिरेटरी, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंपैक्ट डालता है। इसके बाद देखिए WHO ने फर्स्ट टाइम 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में इसको क्या किया था, फाइंड आउट किया था इस वायरस को। और फाइनली इसको महामारी कब घोषित किया था WHO ने? 11 मार्च 2020 को। और इसके लिए 2 टेस्ट पूछा जाता है। ये टेस्ट मेन PCR याद रखेगा, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट कराया जाता है कोरोना वायरस के लिए, और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट ये नॉर्मल है भाई, कराते हैं लोग। और इसके लिए जो वैक्सीन कोविशील्ड भारत ने बनाया था, और कोवैक्सीन ने भारत ने बनाया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड बनाया था, भारत बायोटेक ICMR ने बनाया था कोवैक्सीन। अगला है इबोला डिजीज, ये भी वायरल डिजीज है। पैथोजन क्या है? इबोला वायरस। कौन लेके जाता है? चमगादड़। और मेनली ये फर्स्ट टाइम 2014 में वेस्ट अफ्रीका में पहली बार पाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ लिखा है दोस्त, ठीक है, कोई ऐसा एंटरटेनमेंट के लिए या एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए नहीं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे निपा फ्लू, और अंतिम फ्लू है, ये भी निपा वायरस के कारण वेक्टर जो जानवर हो, गाय भैंस जो रखते हैं उनके अंदर से ही आपके बॉडी में आ जाते हैं, मनुष्य में आते हैं, और ये मेनली आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो ये थे वायरल डिजीज सारे, और मेनली आपको इसमें ये पॉइंट याद रखिएगा और वायरस का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और ये मैंने आपको याद करा दिया इस ट्रिक के माध्यम से। तो कुल मिलाकर कितने वायरल डिजीज मैंने आपको करा दिए हैं? 21 वायरल डिजीज मैंने आपको करा दिए, ठीक है। तो टोटल 21 वायरल डिजीज आपको याद रखने हैं, और वायरस से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, और इधर बाकी मैंने सारा चीज़ करा दिया, वो आप देख लेंगे कंसेप्चुअल सीरीज को 1 2 3 4 कंटिन्यू करते हुए। अब कंसेप्चुअल सीरीज में 5 में हम लोगों से बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, वो लोग स्किप करते हैं और वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो लोग न्यू NCERT का नाम दे देते हैं, ओल्ड NCERT का नाम दे देते हैं, बस उसको, है ना, कि यहाँ से क्वेश्चन आया, एग्जाम्पलर का नाम दे देते हैं। खैर उसके लिए परेशान नहीं होना, आप जब पढ़ रहे हैं हमारे साथ तो बिल्कुल सेफ रहिए, टेंशन फ्री रहिए, साइंस के सेक्शन में या GK के सेक्शन, जो भी सेक्शन है, तो काफ़ी मेहनत से चीज़ों पे काम किया जाता है। और देखिए, और आप देख भी पा रहे हो मेहनत, तो ये आपको यही दिख रहा होगा ना, कोई PPT वगैरह नहीं भाई, कोई टाइप राइटर या कंटेंट राइटर नहीं है जो लिख रहा है, वो खुद मैं लिख रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कहाँ पे कौन सी चीज़ें लिखी गई है, ठीक है। तो चलिए, मोर देन सफिशिएंट है डिजीज में, कंसेप्चुअल क्लास में। बाकी भाई बैक्टीरिया में मैं क्या करूंगा, पढ़ते ही जाऊंगा ये बैक्टीरियल डिजीज, इसलिए मुझे पढ़ा वैसे मजा भी नहीं आएगा, और उसको मैंने बैक्टीरिया से कुछ फैक्ट है वो होगा तो मैं कंसेप्चुअल 5 में करा के आगे दूसरा टॉपिक ले लूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आपका जेनेटिकल डिजीज मैंने करा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका। तो हम लोग आज कंसेप्चुअल सीरीज 4 को एंड करते हैं। जो भी जुड़ना चाहते हैं, हमारा एप्लीकेशन लिंक कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहां से जुड़ सकते हैं, कोई डाउट है सवाल कर सकते हैं, और बिल्कुल नोट्स आपको एज इट इज यही मिलेगा, आप प्रिंट आउट करके रखिए, बस पढ़ते जाएं, समझते जाएं। और देखिए एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से कराया गया, नो डाउट। तो खैर ठीक है, यूट्यूब पे भी मैंने जो भी दिया बेस्ट दिया भाई, ठीक। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और जो सेलेक्टेड है आप उनका फीडबैक भी देख सकते हैं। चलिए भाई, धन्यवाद।